गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमित पंड्या और आज मैं आपको क्लास 11 का जो सेकंड चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के द्वारा लिखित है। स्टूडेंट्स, हम ह्यूमन बीइंग बाय नेचर काफ़ी एडवेंचरस होते हैं और अगर एक सक्सेसफुल हम एडवेंचरस कैंपेन को देखें तो वो अपने साथ में हमेशा नेम, फेम और वेल्थ लाता है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ऐसे भी कई किस्से हुए हैं जहाँ पे इस प्रकार के एडवेंचरस जो कैंपेन होता है वो काफ़ी रिस्की होता है और फैटल भी होता है। इस कहानी में नैरेटर इस बात का वर्णन करता है कि अगर आप बहादुर हैं और अगर आप में मेंटल स्ट्रेंथ है तो आप किसी भी कंडीशंस में, है ना, किसी भी प्रकार के डेंजर में या कोई भी अनसर्टेनिटी होती लाइफ में उसको आप फेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी नैरेटर और उसकी वाइफ जो होते हैं वो ये प्लान करते हैं कि किस प्रकार से जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले राउंड द वर्ल्ड एक वॉयज की थी उसको डुप्लीकेट किया जाए। और इसके लिए जो है वो काफ़ी सालों से, आई मीन ऑलमोस्ट 16 ईयर्स से जो है वो अपनी सिफरिंग स्किल जो होती है उसको वो शार्पन कर रहे थे। उनकी बोट वेव वॉकर जो कि लगभग 23 मीटर और 30 टन की एक वुडन हल्ड ब्यूटी थी और जिसको उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनली बिल्डअप किया था, एंड दे स्पेंड मंथ्स इन फिटिंग इट आउट and they had been testing it in the roughest weather that they could find. स्टूडेंट, जैसे ही ऑथर और उसकी फैमिली वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन पहुँचते हैं, ये उनकी जर्नी का पहला पड़ाव था, उनकी प्लान जर्नी का पहला पड़ाव था जो कि बहुत ही प्लेजेंटली पास्ट होता है, जिसमें उनको 3 साल लगते हैं और लगभग 1,50,000 किलोमीटर की जर्नी को वो कवर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से ऑथर और उसकी फैमिली वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट सी जिसको कहते हैं द सदर्न इंडियन ओशन को वो फेस करने वाले थे और उसके लिए वो अपने साथ में 2 काफ़ी एक्सपीरियंस सेलर, फर्स्ट लैरी विजिल जो कि एक अमेरिकन था एंड सेकंड हब सेगलर जो कि एक स्विस सेलर था, उसको हायर करते हैं। स्टूडेंट्स, आगे ऑथर कहता है कि जैसे वो केप टाउन से सदर्न इंडियन ओशन की तरफ रवाना होते हैं तो दूसरे ही दिन उनका सामना जो होता है वो स्ट्रॉन्ग गेल्स के साथ होने लगता है। काफ़ी तेज़ बारिश होती है और तेज़ हवा चलती है और ये हवा और बारिश कई दिनों तक चलते रहे। ऑथर कहता है कि मैं उस बारिश से या उन हवा से मैं नहीं डरा, लेकिन जो वेव जो थी, जो समुद्र की लहरें थी वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग थी, जो कि लगभग 15 मीटर तक रोज़ हो रही थी और वो उनकी जो मेन मास्ट था उनका शिप का, उनके बोट का जो मेन मस्तूल तक था उसकी हाइट तक का था। स्टूडेंट्स, 25 दिसंबर को वो केप टाउन से 3500 किलोमीटर्स ईस्ट की ओर थे। हालांकि मौसम बहुत ख़राब था, फिर भी उन्होंने क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले का जो दिन था उसे अच्छे से सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर के अगले ही दिन उनका सामना जो था फिर से एक बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव से हुआ। वो लगभग 8 नॉट की स्पीड से आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने अपनी बोट की स्पीड को स्लो डाउन किया बाय ड्रॉपिंग द स्मॉल सेल। उसके बाद उन्होंने जो लाइफ लाइन्स थी उन्होंने अटैच कर ली, उन्होंने वाटरप्रूफ क्लोथ्स और लाइफ जैकेट्स पहन लिए एंड देन दे वेटेड फॉर द स्टॉर्म। एकदम से सन्नाटा छा जाता है और आकाश जो था पूरा ब्लैक हो जाता है। फिर एक बढ़ती हुई दहाड़ के साथ एक विशाल लहर आती है और एक विस्फोट से पूरा डेक को वो हिला देती है। नैरेटर का सिर व्हील से टकराता है और वो उछलता हुआ पानी में जा गिरता है। वहाँ वो पानी में डूब रहा होता है और वो अपनी आगामी मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेता है। अचानक नैरेटर का सिर पानी के बाहर आता है। कुछ मीटर दूर वेव वॉकर जो उनकी बोट थी वो पानी में उलटने वाली थी। फिर एक लहर आती है और उसकी बोट को वो सीधा कर देती है। एक और लहर आती है और वो नैरेटर को एक रैग डॉल की तरह उठा के वापस डेक पे फेंक देती है। वहाँ जैसे वो गिरता है उसकी जो लेफ़्ट रिब्स थी वो टूट जाती है और उसका मुंह खून से और टूटे हुए दांतों से भर जाता है। उसने किसी प्रकार से जो व्हील जो था उसको उसने फाइंड आउट कर लिया और बोट के पिछले भाग को आगे अप्रोचिंग लहर के लिए वो उसको सीधा करता है। बोट के हर एक भाग पर पानी था, हर जगह पानी था, किंतु स्थिति की जांच करने के लिए भी वो अपने स्थान को छोड़कर नहीं जा सकता था। तभी उसकी वाइफ मैरी वहाँ पे आती है और वो चिल्लाती है कि वो लोग डूब रहे हैं क्योंकि डेक जो था वो टूट चुका था। ऑथर आगे कहता है कि मैं अपनी वाइफ की तरफ मैंने शाउट किया, जैसे ही वो हैच की तरफ रहेंगा तभी लैरी और हब
पानी को पागलों की तरह बाहर निकल रहे थे। टूटी हुई जो लकड़ियाँ जो थी बोट के अंदर, वो अजीब से एंगल पे पड़ी हुई थी। जहाज़ के एक तरफ का भाग अंदर की तरफ बैठ गया था और कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स और टॉय जो थे वो गहरे पानी में डुबकियाँ लगा रहे थे। आगे ऑथर कहता है कि मैं आधा तैर रहा था और आधा रेंग रहा था। इस प्रकार से मैं अपने बच्चों के केबिन में जाता हूँ और फिर ऑथर उनसे पूछता है कि क्या आप सब सही हैं, सब ठीक हैं। तो बच्चे वहाँ दीवार पे लगी बिस्तर से जवाब देते हैं कि दे आर फाइन। लेकिन सुजैन जो होती है, जो उसकी आँख के ऊपर उसको हल्का सा बम्प हो गया था, तो वो अपने फादर को उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बोलती है, बिग बम्प को इंडिकेट करती है। लेकिन ऑथर कहता है कि आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प्ड हेड्स। आफ्टर फाइंडिंग हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, ऑथर जो होता है वो डेक पे जाकर फिर से एक बार स्ट्रगल करता है और टूटकर गिर गई दीवार से ऑथर कहता है कि उस लहर का पानी बाहर निकाल रहे थे जो उनके ऊपर हर बार आके गिर रही थी। और वो कहता है कि यदि हम ऐसा नहीं करते तो डेफिनेटली वो पानी के अंदर डूब जाते। ऑथर कहता है कि आगे समस्या तब खड़ी हुई जब हमारे हैंडपम्प कैबिन के आसपास तैर रहे मलबे के कारण रुक गए और उनका बिजली का पंप शॉर्ट सर्किट हो गया। पानी का स्तर जो था वो काफ़ी डेंजरसली बढ़ रहा था। वापस डेक पर आकर ऑथर कहता है कि मैंने पाया कि जहाज़ पर 2 हैंडपम्प खुले थे। आगे का पाल, एक छोटा पाल, डिगरी और मुख्य लंगर के साथ। तभी ऑथर को याद आता है कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप था जो कि चार्ट रूम फ्लोर के नीचे था। उसने उसको आउट पाइप से कनेक्ट किया और ही वॉज थैंकफुल कि ये काम कर रहा था। रात न ख़त्म होने वाले पानी को बाहर निकालने, जहाज़ को चलाने और रेडियो पर काम करने के ठंडे नियमित कार्यक्रम में बीती और उन्हें उनके द्वारा भेजे गए मेडे कॉल्स का भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, जो कि सरप्राइजिंग नहीं था। ऑथर कहता है कि सुजैन का जो सिर था काफ़ी अलार्मिंगली स्वेल हो चुका था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी बन गई थी। और जब उसने उसके बाजू में एक गहरा कट दिखाया तो ऑथर उसको पूछता है कि तुमने मुझे अपनी इंजरीज़ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो सुजैन उसको कहती है कि मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप हम सबको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं।